नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे गणित शिक्षण विधियों मैथ्स टीचिंग मेथड्स जो कि रीट, सीटेट, यूपीटेट, ऑल टेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे मित्रों। तो चलते हैं बिना कोई देर किए पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए मित्रों कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं, संक्रियाओं और मात्राओं आदि का शिक्षण क्या है कि जो एनसीएफ 2005 है इसके अनुसार क्या है कि जो प्राथमिक स्तर है ना, प्राथमिक स्तर के लिए पूछा गया है मित्रों। वहाँ पे क्या एक तो संख्याएं और एक संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग और जो मात्राएं होती है इन सभी का जो शिक्षण करवाना होता है ना। तो ये क्या चीज़ है शिक्षण करवाना, किससे संबंधित है? क्या गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है? देखिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों को एनसीएफ 2005 कह रहा है कि संख्याएं सिखाओ, संक्रियाओं सिखाओ और मात्राओं का ज्ञान करवाओ, है ना। तो क्या ये गणित शिक्षण में संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है? संकीर्ण संकीर्ण यानी कि जो छोटा उद्देश्य है ना सूक्ष्म उद्देश्य को, तो ये तो गलत है। संकीर्ण नहीं है, ये तो व्यापक है ना, ये गलत हो जाता है। इनमें से कोई नहीं, इस विकल्प को भी हटा देंगे। फिर दो विकल्प बचे, दूसरा और तीसरा विकल्प। तीसरा कह रहा है गणित के उच्च उद्देश्य को, तो ये देखिए संख्याओं, संक्रियाओं और प्राथमिक स्तर की बात है, तो ये उच्च उद्देश्य भी नहीं हुआ ना। इतने से ही उच्च उद्देश्य थोड़ी ना हो जाएगा गणित शिक्षण का। यहाँ पे एनसीएफ 2005 ने मुख्य रूप से एक ही बात पर सर्वाधिक बल दिया है, एक बात पर सर्वाधिक महत्व दिया है, और वो ये विकल्प 2 में कह रहा है ना कि बच्चों की जो चिंतन प्रक्रियाएं हैं उसका गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है ना। एनसीएफ 2005 है मित्रों, इन्होंने एक बात कही थी कि बच्चे जो भी चिंतन कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, उसमें गणित का योगदान दो ना, उसमें गणितीकरण कर दो सोच का, उसमें गणित आने चाहिए जब वो सोचते हैं। तो ना इस उद्देश्य को ये पूरा करता है जब बच्चा संख्या, संक्रियाओं, मात्राओं आदि का शिक्षण करता है। तो दोस्तों, पहले प्रश्न में आपके विकल्प नंबर जो 2 है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2, एक गणित शिक्षक बच्चों में गणना करने की शक्ति को कैसे बढ़ा सकता है? एक गणित का शिक्षक है, बच्चों में क्या करना है? गणना करने की, गिनती करने की जो शक्ति है उसे बढ़ाना है। तो किस उपाय से वो इस गणना करने की बच्चों में शक्ति बढ़ा सकता है ना? तो देखिए, विकल्प एक है संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हुए काफ़ी अभ्यास करवाना, शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, केवल एल्गोरिज्म का प्रयोग करके, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मित्रों, इस विकल्प 4 को हटा दूंगा मैं, ठीक है। और केवल एल्गोरिज्म का प्रयोग करके गणित में गणना बच्चा सीख सकता है, ये भी विकल्प हटाना पड़ेगा, ये भी गलत है। विकल्प 1 या 2 होगा। तो देखिए, इस अभ्यास नाम को देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। लेकिन लिखा है सिखाना क्या है मित्रों? गणना करना, गिनती करना। लेकिन यहाँ बताया संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हुए काफ़ी अभ्यास करवाना। तो यहाँ पे पहले बात तो ये जो काफ़ी शब्द है इसको हटाना पड़ेगा, है ना। ये कोई शब्द नहीं चलता, आपने नेगेटिव शब्द है ये काफ़ी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी क्या होता है? पर्याप्त अभ्यास करवाओगे आप संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हो। यहाँ संकल्पनाओं की तो बात ही नहीं है, ये संकल्पनाओं जो सूत्र उदाहरण है इनकी तो कोई बात ही नहीं है, उनका अभ्यास होना। गणना करने का अभ्यास करवाना है, यानी कि कैसे करवाओगे, है ना। तो देखिए, पहले तो यह है कि गणना करने में बालक की रुचि हम बढ़ाएंगे, तो शिक्षण के दौरान कक्षा में क्या करेंगे? क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करेंगे, है ना। यानी क्रियाशील गतिविधियाँ, यानी कि उनको जैसे खेल खेल में सिखाएंगे तो वो क्रियाशील हो जाएंगे, और खेल क्या हो जाएगी? गतिविधि हो जाएंगी। मनोरंजन तरीके से सिखाएंगे ना, उस प्रकार की होगी बालक की रुचि होगी। तो मित्रों, प्रश्न संख्या जो 2 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही है। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, व्याख्यान विधि में शिक्षण का केंद्र बिंदु रिक्त स्थान होता है, न कि एक और रिक्त स्थान। ऐसे प्रश्न ही आते हैं ना। देखिए, व्याख्यान विधि क्या है? सबसे पहले व्याख्यान विधि जिसमें क्या करता है कि जो शिक्षक या अध्यापक रहता है वो किसी भी विषय वस्तु का, पाठ्य वस्तु का क्या देता है? व्याख्यान देता रहता है, वो भाषण देता रहता है ना। यानी कि इसमें सक्रिय कौन हुआ? अध्यापक हुआ। सक्रिय कौन हुआ मित्रों? अध्यापक हुआ। तो शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन होगा इसमें? अध्यापक। न कि नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा? तो छात्र नहीं होगा।
छात्र क्या रहता है वहाँ पे मित्रों, आपको बता दूं मैं, जो छात्र है वो आपके निष्क्रिय श्रोता बना रहता है ना, बैठे बैठे केवल निष्क्रिय श्रोता सुनता रहता है ना, निष्क्रिय यानी कि सक्रिय नहीं रहता है, श्रोता के रूप में रहता है ना, वो छात्र है मित्रों। तो अध्यापक तो शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है, न कि छात्र, है ना। तो दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प यहाँ कोई मतलब नहीं है, विषय वस्तु का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो यहाँ पे विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 3 है वहाँ पे विकल्प नंबर 1 सही है। आगे चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है मित्रों, गणित का आरंभ किससे माना जाता है? गणित का आरंभ किससे माना जाता है? संख्याओं से, गिनती से, संक्रियाओं से, या इनमें से कोई नहीं। देखिए गणित का आरंभ, आपको बता दूं, गणित जो शब्द है मित्रों गण धातु से बना है, और गण का अर्थ क्या होता है? गणना करना। गण का अर्थ है गणना करना, ठीक है। अब गणना का मतलब क्या होता है? तो गणना का मतलब तो गिनती, है ना। गणना कहूँ या गिनती कहूँ एक ही बात है। तो गणना का मतलब होता है मित्रों गिनती। तो गणित का आरंभ गण धातु से हुआ, जिसका अर्थ है गणना, और गणना मतलब गिनती। और शुरुआत में देखें तो शुरुआत के जो लोग रह रहे थे, समुदाय कबीले रह रहे थे, उनको इन संख्याओं का ज्ञान था, 0, 1 और 2 का, 0 से 2 तक का ज्ञान था ना। तो ये क्या है? ये गणना या गिनती है। तो गणित का आरंभ किन से माना जाता है मित्रों? गिनती से, है ना। संख्याओं, संक्रियाओं, इनमें से नहीं माना जाता। अगर इस विकल्प की जगह उपयुक्त सभी अगर आता तो भी आपको कंफ्यूजन करना, वहाँ भी आपको गिनती ही करना है मित्रों ना। प्रश्न संख्या जो 4 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 देखिए मित्रों, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। यानी कि कक्षा में जो गणित शिक्षण है वहाँ पे इसके साथ साथ जो मासिक परीक्षाएं होती है, मंथली टेस्ट, तो इनकी आवश्यकता क्यों होती है ना? छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए। तो देखिए कमजोरी जो जानना है तब तो निदानात्मक करेंगे, और जब कमजोरी दूर करना है मित्रों तो फिर कौन सा करेंगे? हम उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, ठीक है। छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने के लिए मासिक परीक्षाओं की नहीं होगी, और गणित के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए मासिक परीक्षाएं कमजोर बालकों के लिए ऐसा नहीं होगा ना। फिर क्या है? विकल्प चौथा है कि छात्रों को अधिकाधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए। छात्रों का हर महीने टेस्ट लिया जा रहा है, और उनकी जब वार्षिक अर्धवार्षिक आएगी तब तक क्या हो जाएगा? उनका अभ्यास कार्य गणित में अच्छा हो जाएगा, है ना। तो मित्रों प्रश्न संख्या जो 5 है वहाँ पे विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 देखिए, मैथेटिक्स पत्रिका का संपादन किसने किया? अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। मैथेटिक्स पत्रिका का संपादन किसने किया? नॉर्मन ए क्राउडर, थॉमस एफ गिलबर्ट, कार्लो आल्सन या अरस्तु? तो अरस्तु का यहाँ कोई नाम नहीं आएगा। बात करूँ कार्लो आल्सन की, तो कार्लो आल्सन का नाम कहाँ आता है मित्रों? कार्लो आल्सन का नाम आता है जो दल शिक्षण विधि आपने पढ़ी होगी। तो मित्रों दल शिक्षण विधि आपने पढ़ी होगी, इस दल शिक्षण विधि की परिभाषा कार्लो आल्सन ने दी कि शिक्षकों का दल होता है, उसमें पाठ्य वस्तु एक ही होती है, अलग अलग दल बनाए जाते हैं और शिक्षण करवाया जाता है, दल की संख्या अनिश्चित होती है। ये कार्लो आल्सन का नाम आएगा, ठीक है। इस विकल्प को हटा दूंगा मैं। 2 विकल्प बचे, नॉर्मन ए क्राउडर और थॉमस एफ गिलबर्ट। आपने अभिकर्मित अनुदेशन पढ़ा, उसके 3 प्रकार है। रेखीय, उसमें नाम आएगा रेखीय बाहरी अभिक्रम, स्किनर का यहाँ पे है नहीं। दूसरा प्रकार कौन सा आता है मित्रों? उसमें दूसरा आता है शाखीय अभिक्रम, या जिसे कहें आंतरिक, तो वहाँ पे आता है नॉर्मन ए क्राउडर, तो इस विकल्प भी हट जाएगा। तीसरा उसका प्रकार आता है मित्रों मैथेटिक्स प्रकार, है ना, अवरोही, या जिसे मैथेटिक्स प्रकार कहते हैं, उसके प्रतिपादक कौन है? थॉमस एफ गिलबर्ट ही है मित्रों। थॉमस एफ गिलबर्ट मैथेटिक्स या अवरोही अभिक्रम के जनक माने जाते हैं। इन्होंने ही इस मैथेटिक्स पत्रिका का संपादन किया। किसने? गिलबर्ट ने। मैथेटिक्स जो शब्द है मित्रों वो आपको बता दूं मैं, जो लैटिन भाषा है ना, लैटिन भाषा का मैथीन शब्द है,
कौन सा? मेथिन। लैटिन भाषा का जो मेथिन शब्द है उससे बना है मित्रों मैथेटिक्स, ठीक है, उससे बना है। और इस मेथिन का अर्थ क्या होता है मित्रों? सीखना। क्या होता है? सीखना, है ना। यह है मैथेटिक्स पत्रिका, इसका संपादन किया था थॉमस जेफ गिलबर्ट ने। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 में मित्रों विकल्प नंबर 2 सही है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 7 पर। गणित शिक्षण के दौरान, क्या कह रहे हैं मित्रों कि गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है? गणित के दौरान यानी गणित शिक्षण के दरमियान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पहले मुख्य चीज़ क्या आई? कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व, यहाँ ध्यान रखना, इस पे कन्फ्यूज़न मत होना। ये तो कह रहा है कि गणित शिक्षण में, है ना, के दौरान मतलब गणित शिक्षण की बात हो रही है। मुख्य चीज़ ध्यान देना है, कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व, पाठ पढ़ाने से पहले क्या करना है? एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है? संबंधित पाठ के उद्देश्यों का, संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों का, संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक का, या इनमें से कोई नहीं। इस विकल्प को मैं हटा दूंगा। 3 विकल्प बच रहे हैं, संबंधित पाठ के उद्देश्य, संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों का, या संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक का। प्रश्न बैंक की बात करूं तो शुरुआत में देखिए प्रश्न बैंक महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, है ना। प्रश्न बैंकों का शिक्षक को ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है, ये नहीं होता है ना, तो इसको भी मैं हटा दूंगा। संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों का, शिक्षण विधियां कब चलती है? शिक्षण विधियां चलेगी जो कक्ष प्रक्रिया होगी उसके दौरान, यानी शिक्षण में, यानी जब शिक्षण करवाएगा, पढ़ाने लगेगा अध्यापक, उस पढ़ाने के दौरान होगा। कक्ष की प्रक्रिया के दौरान शिक्षण विधियों का ही तो उपयोग होगा। तो ज्ञान मुख्य रूप से पढ़ाने से पहले की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले की, पूर्व की बात कर रहे हैं मित्रों। तो पूर्व की बात कर रहे हैं तो उस पाठ के उद्देश्य क्या है ना, ये सबसे प्राथमिक चीज़ है। इसका ज्ञान एक शिक्षक को होना आवश्यक है। मित्रों प्रश्न संख्या जो 7 है वहाँ पे विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 8 में। प्रश्न संख्या 8, छात्र विद्यालय में जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है कहलाती है। लिखा है छात्र विद्यालय में जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वो क्या कहलाती है? जो कुछ सीखता है, इसका मतलब उसने कुछ सीखा है और कुछ नहीं सीखा है, यानी जितना सीखा है उसकी जांच करानी है तो क्या करेंगे? उसको क्या कहेंगे? उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, विकल्प 1 व 2 दोनों, या निदानात्मक। निदानात्मक आपको पता है जिसमें कठिनाई का पता लगाया जाता है, बालक को समस्या कहाँ आ रही है। यहाँ ऐसी कोई चीज़ ही नहीं कही है, यहाँ तो कहिए जितना कुछ सीखा है, जितना कुछ सीखा है, यानी जितनी कुछ उसने उपलब्धि अर्जित की है। निष्पत्ति जितना उसने परफॉर्म किया है, कार्य किया है ना, यानी कि विकल्प 1 व 2 दोनों हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अगर पूछे आपको कि बालक ने कुछ सीखा है, कितना कुछ सीखा, इसका पता नहीं, या बालक ने कह सकते हैं कितनी उपलब्धि अर्जित की है, बालक ने कितना परफॉर्म किया है, या कह सकते हैं बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया है। यानी एक ही परीक्षण है ये तीनों प्रकार का, उपलब्धि नाम आ जाए, निष्पत्ति नाम आ जाए, या मित्रों ज्ञानार्जन नाम आ जाए, तीनों के तीनों एक ही चीज़ है। कितना ज्ञान अर्जित किया, कितना परफॉर्म कार्य किया, और कितनी उपलब्धि अर्जित है, कि एक ही चीज़ है, ये एक ही परीक्षण है ना। तो जो कुछ सीखा, जितना सीखा, उस सीखने को जांच करनी है तो परीक्षण किया जाएगा उपलब्धि, निष्पत्ति या ज्ञानार्जन परीक्षण। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 मित्रों, प्रश्न संख्या जो 8 है आपके, वहाँ पे मित्रों विकल्प नंबर 3 सही है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9, गणित विषय में बालक करके सीखते हैं या अपने अनुभव से सीखते हैं, यह कथन गणित के किस मूल्य को दर्शाता है? देखिए गणित विषय में बालक क्या करते हैं? करके सीखते हैं। पहली चीज़ क्या नहीं, गणित में बालक करके सीखते हैं, या तो करके सीखना या फिर अपने अनुभव से सीखना। यह कथन गणित के किस मूल्य को दर्शाता है? मूल्य की बात करूं मैं तो मूल्य से मैंने बताया 1 से 2 प्रश्न 100% आएंगे एग्जाम में, मेरी गारंटी आएंगे, आपको भी बताना।
तो देखिए इन मूल्यों को अच्छी तरह याद कर लेना, लगभग 10-12 मूल्य हैं और 1-2 प्रश्न यहाँ से नंबर पक्के आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात क्या कही है, ऐसी प्रश्न घुमा के पूछेंगे, करके सीखता है एक बालक या फिर अनुभव से सीखता है? ये कौन सा मूल्य? सांस्कृतिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य या उपयुक्त सभी? तो देखिए जो सांस्कृतिक मूल्य है मित्रों, सांस्कृतिक तो सभ्यता व संस्कृति का ज्ञान करवाता है ना। गणित है हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति समाज के बारे में बताता। होगबेन ने कहा था गणित सभ्यता संस्कृति का दर्पण है, वो सांस्कृतिक मूल्य रहेगा, यहाँ नहीं है। सौंदर्यात्मक मूल्य यानी जिसमें गणित सत्य ही सुंदर है और गणित में सत्य का प्रयोग होता है ना, यानी कि सुंदरता, निहारना, कला, गणित कला है ना, ऐसी चीज़ों को सौंदर्यात्मक मूल्य में शामिल करेंगे। तो उपयुक्त सभी हट जाएगा जब 2 विकल्प नहीं होंगे ना, एक ही विकल्प बचा है, वो है मित्रों मनोवैज्ञानिक मूल्य। मनोवैज्ञानिक आपने पढ़ी है साइकोलॉजी, उसमें क्या कह रहे हैं कि बालक करके सीखे या अपने अनुभव से सीखे, ये वाकायदा दे रखे यानी मनोवैज्ञानिक गुण है। तो मनोवैज्ञानिक गुण, इसका मतलब मनोवैज्ञानिक मूल्य है कि बालक को करके सीखना चाहिए, अपने अनुभव से सीखना चाहिए। दोस्तों प्रश्न संख्या जो 9 है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 के लिए। प्रश्न संख्या 10 देखिए मित्रों, तर्क शक्ति के प्रकार होते हैं। तर्क शक्ति क्या होती है? किसी भी वस्तु पर, पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु, किसी भी चीज़ पर क्रमबद्ध तर्क करने की जो शक्ति या तर्क करने की जो प्रक्रिया, वो तर्क शक्ति कहलाती है, यानी युक्ति करने के ना, कारण देने की। तो उसके प्रकार कितने होते हैं तर्क शक्ति? आपके पहला ही टॉपिक है गणित में प्रकृति तर्क शक्ति ना। इसके प्रकार कितने होते हैं? 3, 2, 5 या 4? तो मित्रों आपको बता दूं मैं, 2 प्रकार है तर्क शक्ति के। अगर पूछे कि जॉन डीवी ने तर्क शक्ति कितने बताए, अगर जॉन डीवी की बात आ जाती है मित्रों, तो उन्होंने तर्क शक्ति कितने प्रकार बताए? 5 प्रकार बताए, याद रखना ये भी मोस्ट है। लेकिन तर्क शक्ति के सामान्यतः कितने प्रकार माने गए? 2 प्रकार। कौन कौन से? एक तो है मित्रों आगमनात्मक तर्क, है ना, और दूसरा है निगमनात्मक तर्क। अब इनमें क्या समझाना, आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है, आपको पता है, बस वही है। आगमन में उदाहरण से नियम आएंगे, निगमन से नियम से उदाहरण चलेंगे ना। ये प्राथमिक के लिए रहेगी, ये उस प्राथमिक, यही तर्क शक्ति है, बस और कुछ नहीं ना। ये तर्क के प्रकार है, मुख्य रूप से 2 प्रकार। तो तर्क शक्ति के मुख्य रूप से 2 प्रकार। मित्रों प्रश्न संख्या जो 10 है वहाँ विकल्प नंबर 2 सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11वें पर। प्रश्न संख्या 11वां देखिए मित्रों, गणित विषय की विशेषता है। गणित इसकी मुख्य विशेषता क्या है? गणित विषय क्या है ना, शुद्धता। बिल्कुल, देखिए गणित में शुद्धता रहती है, गणित शुद्ध विषय सही है। आपको पता है जो भी इसमें सूत्र बनाए गए, क्या उनमें से कोई भी सूत्र अशुद्ध है? नहीं है। कोई भी नियम अशुद्ध है? बिल्कुल नहीं है, तो शुद्धता होगी। परिणामों की निश्चितता, यानी परिणाम जो भी आते हैं वो भी निश्चित होते हैं, बिल्कुल सही निश्चित होते हैं। अब जैसे मैं 2 को मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो इक्वल टू 6 आएंगे, तो निश्चित है ना भाई परिणाम, ये रिजल्ट निश्चित है ना 6 आएगा, या आप भर में तो 6 या 7 आएगा? बिल्कुल नहीं है, तो निश्चित है, निश्चित थोड़ी है। तर्कपूर्णता अभी पढ़ी। और एक लेबिनिट्ज नाम का मनोवैज्ञानिक हुआ, अपने गणितज्ञ हुआ, सॉरी लेबिनिट्ज या लेबिनिट, कहीं पे आता है कहीं पे थे लेबिनिट्ज, जो गणितज्ञ है, उसने कहा था कि गणित तर्कशास्त्र का प्रजनक है। सॉरी, तर्कशास्त्र गणित का प्रजनक है, यानी कि तर्कशास्त्र विषय ने ही गणित को उत्पन्न किया, ऐसा माना है लेबिनिट जो है ना। तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सही, तर्कपूर्ण। गणित में जो भी परिणाम आएंगे ये क्यों आए हैं ना, तो उसमें तर्क बताएगा, तर्क करके बताएंगे, यानी उपयुक्त सभी इस गणित की विशेषता हो जाती है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 11वां है वहाँ विकल्प नंबर 4 सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12वें पर। पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। अब जो गणित का पाठ्यक्रम कैरिकुलम चलता है, कैरिकुलम का अगर शाब्दिक अर्थ पूछे तो मित्रों दौड़ का मैदान बताना, वो भी एक प्रश्न बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में पहले करा चुका हूँ मैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सारे वीडियो। पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है ना, नैतिक महत्व बिल्कुल सही है। जब गणित की समस्याओं को बालक हल करने लगेगा तो उसमें आत्मविश्वास की शक्ति आएगी, अनुशासन होगा, अच्छा बुरा के बारे में सोचने की शक्ति आएगी, वो नैतिक महत्व है, नैतिक मूल्य है। बिल्कुल बौद्धिक, बिल्कुल गणित को अगर आपको पूछे कि गणित शरीर के किस अंग का ज़्यादा प्रयोग होता है, आपको पता है मस्तिष्क का, बुद्धि का, है ना, बौद्धिक महत्व है, बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक महत्व, इसका तो जीता जागता उदाहरण होगबेन ही काफ़ी है। होगबेन ने कहा था ना मित्रों, क्या कहा था
कि सभ्यता व संस्कृति का दर्पण कौन है? गणित। यानी कि संस्कृति सिखाता है, सांस्कृतिक महत्व है। यानी मित्रों उपयुक्त सभी यहाँ पे गणित का महत्व बताते हैं पाठ्यक्रम में। मित्रों विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न संख्या 12वें में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 के लिए। प्रश्न संख्या 13 देखिए, गणित शिक्षण में प्रयुक्त खोज विधि के जनक कौन है? गणित में प्रयुक्त होती है खोज विधि, आपको पता है ना। खोज विधि, इसके जनक कौन है? खोज विधि के अन्य नाम मित्रों, एक तो अनुसंधान विधि भी हो जाएगी, एक हो जाएगी ह्यूरिस्टिक विधि, है ना। एक इसी को कहते हैं मित्रों स्वयं ज्ञान विधि। ये कंफ्यूज करने वाले, याद रखना, नई चीज़ें मिल रही है आपको ना। स्वयं ज्ञान विधि किस विधि का अन्य नाम है? या पूछ लिया घुमा फिरा के, खोज विधि के जनक आप जानते हो कौन है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। वहाँ घुमा फिरा के पूछ लिया स्वयं ज्ञान विधि के कौन है? ह्यूरिस्टिक विधि के कौन है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ही है ना। इस विधि में होता है क्या है कि शिक्षक क्या करता है, बालक के सामने ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करता है, ऐसी समस्याएं देता है उसको, जिसका हल करने के लिए बालक क्या करता है? बालक निरीक्षण भी करता है, अवलोकन करता है ना। ऐसी चीज़ों से वो गुजरता है और स्वयं अध्ययन करता है, स्वयं ज्ञान करके खुद खोज करता है उस समाधान की। ये खोज विधि हुई। इसके जनक प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। स्किनर अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित है। जॉन डीवी का नाम और किलपेट्री का नाम प्रायोजना उपभाग में आता है, ठीक है। तो मित्रों अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 13वां। प्रश्न संख्या 13वें में विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 14वें पर। प्रश्न संख्या 14 है मित्रों, गणित शिक्षण में कौन सा आकलन सत्रांत आकलन कहलाता है? गणित में कौन सा आकलन सत्रांत आकलन, यानी सत्र के सत्रांत, सत्र के अंत में, सत्र प्लस अंत सत्रांत, स्वर दीर्घ संधि हो गई यहाँ पे, है ना। तो देखिए मित्रों यहाँ पे कौन सा आकलन कहता है? रचनात्मक आकलन, योगात्मक, निधनात्मक या गुणात्मक? गुणात्मक आकलन वैसे कोई है नहीं। अगर गुणात्मक आकलन का नाम देखो नहीं देखा, लेकिन गुणात्मक हाँ, जब मूल्यों को मापते हैं तो बिल्कुल मापन में आ जाता है, वहाँ पे मूल्य निर्धारक होगा वो गुणात्मक हो, ठीक है। निधनात्मक में तो कठिनाई का पता लगाया जाता है, क्या कमियाँ हैं ना, तो ये भी हट जाएगा। 2 विकल्प हट गए, 2 विकल्प बचे हैं ना, इन 2 में से होगा रचनात्मक या योगात्मक। रचनात्मक की बात करूं जिसे फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और योगात्मक यानी समेटिव। योगात्मक रचनात्मक आकलन की बात करूं मित्रों, ये तो कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान चलता है, कक्षा में ही चलता है ये तो, ठीक है। लेकिन सत्र के अंत में कौन सा चलता है? वो होगा मित्रों योगात्मक आकलन। सत्रांत आकलन कहूँ या फिर इसका एक और नाम है अंतिम आकलन। अंतिम आकलन याद रखना, नया चीज़ मिली आपको ना। अंतिम आकलन किसे कहते हैं? योगात्मक आकलन को, है ना। सत्रांत आकलन किसे कहते हैं? योगात्मक, यानी अंत में होता है, पूरे सत्र के अंत में होता है, वार्षिक, है ना। ये प्रश्न पिछली बार रीट लेवल 1 2018 में आया था, साइको में, है ना। तो अंतिम आकलन भी इसे कहेंगे। इसके अलावा एक और नाम है इसका संकलित आकलन, है ना। संकलित आकलन भी इसी को ही कहेंगे, ठीक है। अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या जो 14 है मित्रों, वहाँ विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। आगे चलिए आज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15वां। प्रश्न संख्या 15वां है, देखिए मित्रों यहाँ परिभाषा से संबंधित आया, 1-2 प्रश्न डेफिनेटली आएंगे 100%। गणित में परिभाषा से, गणित में परमेश्वर ने सारे जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, ये परिभाषा किसने दी है मित्रों? गैलीलियो ने, कार्ल युंग, बर्तलोट या बर्ट्रैंड रसेल? देखिए गैलीलियो ने ही ये कथन कहा था, बिल्कुल सही। गैलीलियो ने कहा था कि गणित में परमेश्वर ने सारे जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कार्ल युंग के लिए। कार्ल युंग ने कहा कि यदि विज्ञान के आधार स्तंभ गणित को हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता का नष्ट हो जाएगा, ये कार्ल युंग ने कहा, ठीक है। एक और परिभाषा तैयार हो गई। बर्तलोट ने कहा कि गणित भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक साधन या उपकरण है, ठीक है। बर्ट्रैंड रसेल की बात करूं, इन्होंने भी एक परिभाषा दी कि गणित ऐसा विषय है जिसके बारे में हम कुछ भी कह रहे हैं या कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं वो सत्य है या असत्य। ये बर्ट्रैंड रसेल की परिभाषा थी। 1 नहीं 4 प्रश्न तैयार हुए हैं मित्रों यहाँ पे, है ना। 1 नहीं बल्कि 4 प्रश्न आपके तैयार हुए हैं। तो प्रश्न संख्या जो 15वां है मित्रों, वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके मैथ्स टीचिंग मेथड्स, गणित शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कमेंट बॉक्स में मित्रों ज़रूर आपका स्कोर कितना रहा 15 में से कमेंट ज़रूर करना। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।